सदियों पुरानी है परफ्यूम की दीवानगी। इत्र को खुशबूदार दुनिया में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां आपको इत्र ना मिले। इत्र को अतर भी कहा जाता है। इत्र बहुत ही गाढ़े परफ्यूम होते हैं। यही कारण है कि इन्हें बहुत ही थोड़ी मात्रा में शीशियों में बेचा जाता है। ये शीशियां भी बहुत ही सुंदर डिजाइन वाली और ज्यादातर कांच से बनी होती है। इत्र इतना गाढ़ा होता है कि छोटी सी शीशी का इस्तेमाल भी महीनों नहीं तो कुछ हफ्तों तक तो किया ही जा सकता है। प्राकृतिक तेल की शुद्धता और प्रकृति के कारण इत्र के खराब होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। लेकिन अगर इत्र के शुद्ध अर्क को पतला करने के लिए वेजिटेबल ऑयल में मिलाया जाता है तो जल्दी खराब होने की संभावना हो सकती है। पारंपरिक तौर पर पूरी दुनिया में मेहमानों के जाते वक्त या ईद के मौके पर उन्हें इत्र तोहफे में देने की परंपरा रही है। इसका निर्वाह पूरी दुनिया में आज भी जारी है। इत्र, अतर या ओत्र असल में अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशबू। यह भी माना जाता है कि इत्र मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सुगंध होता है। इत्र को कई धार्मिक ग्रंथों में इस संसार की सबसे कीमती वस्तु कहा गया है। यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब को भी इत्र बहुत प्रिय था। इत्र का इस्तेमाल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म में पूजा, भोजन और मेडिटेशन में किया जाता है। परफ्यूम की शुरुआत के बारे में कई मत प्रचलित हैं। आमतौर पर दुनिया के पहले परफ्यूम निर्माता के रूप में मेसोपोटामिया, फारस और मिस्र के लोगों को माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि बेबीलोन, मेसोपोटामिया में तापुती नामक महिला केमिस्ट ने सुगंध, तेल और फूलों को मिलाकर पहला परफ्यूम बनाया था। लगभग 4000 वर्ष पहले मिस्र की सभ्यता के शिक्षित और उच्च वर्ग के लोग श्रृंगार के समय साथ ही अपना जीवन स्तर दर्शाने के लिए भी परफ्यूम का इस्तेमाल करते थे। मिस्र के लोग अफ्रीका के जंगलों से बड़ी मात्रा में इत्र तैयार करने के लिए सुगंधित सामान मंगाते थे। वे धार्मिक अनुष्ठान से लेकर रोजमर्रा के जीवन में और यहां तक कि किसी भी मृतक के क्रियाकर्म समारोह के दौरान परफ्यूम का इस्तेमाल करते थे। मिस्र की किंग्स घाटी में स्थित शाही मकबरों की दीवारों पर बने चित्र और प्रदर्शनी सेंट खासकर लिली की कहानी का वर्णन करते हैं। पुरातत्वविदों को साइप्रस में 2000 ईसा पूर्व के एक इत्र बनाने वाले कारखाने का पता लगा। माना जाता है कि यहां पर विशेष तौर पर धनिया, लॉरेल, हिना, लेवेंडर, रोजमेरी फ्लेवर के इत्रों का उत्पादन किया जाता था। परफ्यूम के बारे में आधुनिक ज्ञान की जानकारी 9वीं शताब्दी में लिखी गई अरबी परफ्यूम विषय की किताब द बुक ऑफ परफ्यूम से मिलती है। इस पुस्तक के लेखक याकूब अलकंडी था। वहीं फारसियों ने राजनीतिक स्थिति के संकेत के रूप में इत्र का उपयोग किया। इस्लामी संस्कृतियों ने पश्चिमी परफ्यूम के विकास में काफी योगदान किया है। इससे इसमें कई प्रकार के फ्लेवर मिल पाए। फारसियों का सैकड़ों साल तक इत्र के व्यापार पर एकाधिकार रहा। माना जाता है कि उन्होंने आसवन प्रक्रिया का आविष्कार किया था जिससे अल्कोहल की खोज संभव हुई। इसी प्रक्रिया के द्वारा आज भी भारत के कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। वहीं एविसेना नामक एक फारसी डॉक्टर, रसायन शास्त्री और दार्शनिक ने बेहतर इत्र बनाने के लिए आसवन विधि का व्यापक प्रयोग किया। एविसेना ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिना तेल वाले इत्र की खोज की और उसे तैयार करने की विधि का पता लगाया। सन 1190 से पेरिस, फ्रांस में वाणिज्यिक रूप से इत्र का उत्पादन शुरू कर दिया गया था। यहीं से आधुनिक परफ्यूम की शुरुआत मानी जाती है। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम कस्तूरी व गुलाब के पानी से बने इत्र का इस्तेमाल किया करती थी। वहां फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट खुशबू के लिए 1 महीने में इत्र की 50 बोतलें खर्च कर देता था। फारस, मध्य पूर्व भारत,
जैसी कई अन्य प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में इत्र का इतिहास मानव सभ्यता के जितना पुराना है। भारत में सदियों से शाही परिवार के लोग इत्र का उपयोग करते आ रहे हैं। मुगल शासक, राजा महाराजा सुगंधियों का बहुत अधिक इस्तेमाल करते थे। कई पुरातात्विक खोजों में शाही महलों से इत्र बनाने के सामान मिले हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठे राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज इत्र के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। माना जाता है कि कन्नौज में इत्र बनाने का तरीका फारस, ईरान से ही आया था। आज भी यहां सदियों पुराने उसी पारंपरिक तरीके से इत्र बनाया जाता है। यहां बनाए जाने वाला इत्र यूरोप सहित दुनिया के तमाम देशों में भेजा जाता है। भारत में इत्र बनाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। इत्र की अगर सबसे नई खोज या पॉपुलर खोज कही जाए तो गुलाब जल है, जिसका आविष्कार मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने किया था। आसवन विधि के जरिए इस इत्र बनाने की प्रक्रिया का जिक्र आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में मिलता है। वहीं उत्तर भारत में 7वीं सदी में लिखे गए ग्रंथ हर्षचरित में भी अगर की लकड़ी से बने खुशबूदार तेल के उपयोग का जिक्र मिलता है। प्राचीन भारत में इत्र बनाने के लिए खुशबूदार फूलों और पौधों को पानी या तेल में डुबोकर रखा जाता था। इससे धीरे धीरे पौधे अपनी खुशबू पानी या तेल में छोड़ देते थे। बाद में पौधे या फूलों को इत्र से निकाल दिया जाता था। इन इत्रों को राजघराने के लोग या महत्वपूर्ण लोग ही इस्तेमाल में लाया करते थे। आधुनिक भारत में इत्र के सबसे बड़े शौकीनों में मुगल बादशाहों का नाम आता है। हैदराबाद के निजाम को जैस्मीन या चमेली का इत्र बहुत पसंद था। इत्र की खुशबू के दीवाने सिर्फ राजे रजवाड़े ही नहीं बल्कि शायर भी थे। इत्र के इर्द गिर्द कई रूमानी कहानियां भी लिखी गई हैं। इत्र के कदरदान में एक बड़ा नाम महान शायर गालिब का भी था। जब गालिब जाड़े के मौसम में अपनी प्रेमिका से मिलने गए थे तो उन्होंने अपने हाथों व चेहरे पर हिना या मेहंदी का इत्र लगाया था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर भी रोज इत्र का इस्तेमाल किया करता था। वह रोज सोने चांदी के बर्तनों में अगरबत्ती भी जलाया करता था। किसी भी मुगल राजकुमारी का स्नान खुशबू और इत्र के बिना पूरा नहीं होता था। मुगल रानियों और राजकुमारियों को असम में तैयार किया गया ऊद का इत्र बेहद पसंद था। आज सुगंधियों के विषय में नित नई नई खोजें हो रही हैं। अल्कोहल से बनी सुगंध इत्र या परफ्यूम के पूरे विश्व में अपने अपने ढंग से बनाए जाने वाले कारखाने हैं, जिनकी तीखी गंध नथनों को फाड़ डालती है। भारत में आज भी प्राचीन पद्धति से इत्र बनाने वाले गंधी कन्नौज, अलीगढ़, राजस्थान और मालवा के सीमावर्ती गांवों में मिल जाए। इनके बनाए फुलैल या इत्र में जो मृदुलता और सरसता है वह विश्व के अन्य इत्रों में कहां। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।